Assalamu alaikum dear students. Hope so you all will be fine. I am Professor Tahir, lecturer biology, रीडर कॉलेज मियाँ वाली। बच्चे जैसे कि आपकी नॉलेज में हम फिजिकल क्लासेस जब आपकी चल रही थी तो हम चैप्टर नंबर 2 सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर रहे थे। वो जो चैप्टर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और डायग्राम्स हैं वहाँ पे ऑर्गेनेलिज की। तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो वो जो चैप्टर हमने जहाँ तक पढ़ा था हम वहीं पे उसको स्टॉप करेंगे और हम ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंजाइम। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में, आज के पहले लेक्चर में हम जो इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे बच्चे, वो हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद एंजाइम्स के बोर्ड पढ़ेंगे और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के बोर्ड पढ़ेंगे। को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स को हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बच्चे इस चैप्टर के स्टार्ट में जो है ना वो मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया है। अच्छा, ये जो आज दो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ से नहीं बनता। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। इस चैप्टर के स्टार्ट में मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मैंने साथ में लिख दिया क्वेश्चन, डिफाइन मेटाबॉलिज्म, डिस्कस इट्स टाइप्स। द सम ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सम कहते हैं मेरे बच्चा टोटल को। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उनके मजमुआ को हम मेटाबॉलिज्म कहते होते हैं। अब इन मेटाबॉलिज्म को, इन केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट कौन करता है, चलाता कौन है हमारी बॉडी के अंदर? तो आगे पॉइंट लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय एंजाइम। अल्लाह ताला ने हमें एंजाइम प्रोवाइड्स किए हुए हैं जो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवाते हैं। अब वो एंजाइम क्या होते हैं वो आगे चीज़ हम डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के अंदर मेटाबॉलिज्म की टाइप्स नहीं बताई गई, लेकिन हम उनको जान लेते हैं क्योंकि शायद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते होते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिज्म, एक होते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। मेटाबॉलिज्म की ऐसी टाइप्स जिसमें हम सिंपल चीज़ों को मिला के कम्प्लेक्स चीज़ें बनाते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर सिंपल चीज़ें मिलती हैं और कम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं, पेचीदा चीज़ें बनती हैं, इस प्रोसेस को, मेटाबॉलिज्म की इस टाइप को हम एनाबॉलिज्म कहते होते हैं। और एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी इस्तेमाल होती है, एनर्जी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल है आपके पास फोटोसिंथेसिस। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पर ना, ये आप देख लें, ये आपके पास जो है ना फोटोसिंथेसिस, इसमें जो है ना दो सिंपल चीज़ें, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को मिलाया जाता है और आपके पास एक कम्प्लेक्स चीज़, एक पेचीदा चीज़, ग्लूकोज को बनाया जाता है, C6H12O6, इसको बनाया जाता है। और लाइट जहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है, लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरा बच्चा, ठीक है। तो दो सिंपल चीज़ें, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, लाइट से एनर्जी ली जाती है और आपके पास जो है ना एक कम्प्लेक्स चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शंस की एग्जाम्पल है। अच्छा जी, कैटाबॉलिज्म क्या होता है? टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच complex substances आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म सिंपलर substances। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को उल्टा है। एनाबॉलिज्म में हमने सिंपल चीज़ों को मिला के कम्प्लेक्स चीज़ बनाई थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ेंगे और सिंपल चीज़ बनेगी। तो अच्छा, एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी इस्तेमाल हुई थी, लेकिन कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल है आपके पास रेस्पायरेशन, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस का उल्ट होता है रेस्पायरेशन। अच्छा, इसकी भी मैं आपको समझा देता हूँ मेरे बच्चा। ये देखें, यही वाला रिएक्शन, इसको हम पहले इस तरफ जा रहा था तो ये फोटोसिंथेसिस था, फिर जब ये इस तरफ आएगा, यानी कि आपके पास एक कम्प्लेक्स चीज़ है ग्लूकोज, इसको जब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ेंगे, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते होते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो आपके पास दो सिंपल चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चे एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म की। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आगे बताया गया एंजाइम के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं? आगे मैंने क्वेश्चन लिख भी दिए है, डिफाइन एंजाइम। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट स्पीड अप a chemical reactions by lowering the activation energy but are
altered themselves in the process। अच्छा, ये डेफिनेशन थोड़ी सी पेचीदा उसने लिखी है, लेकिन समझा देते हैं, बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं है। एंजाइम आपके पास स्पेसिफिक खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्पीड अप करती हैं, तेज करती हैं केमिकल रिएक्शन को। अब कैसे तेज करती हैं? बाय लोअरिंग द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए, स्टार्ट होने के लिए जो थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए ना मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा बच्चा, आपके पास ये एक कार है, ठीक है, इसको स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी कि इसकी बैटरी नहीं है, इसको धक्का लगाएंगे 5 बंदे, यानी कि 5 बंदों की एनर्जी इसको रिक्वायर है, 5 बंदे इसको धक्का लगाएंगे तो तभी ये जाके स्टार्ट होगी। अब 5 बंदों की जो एनर्जी है वो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि वो 5 बंदों की 5 बंदे अपनी एनर्जी लगा के इसको धक्का लगाएंगे तो ये स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इंजाइम क्या करता है? इंजाइम इंजाइम इस एनर्जी को लो कर देता है, इस एनर्जी, इस कार के लिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को कम कर देता है। इंजाइम क्या करता है? इंजाइम इन 3 बंदों की एनर्जी को बचा लेता है, ठीक है, लो कर देता है। फिर यानी कि जब इंजाइम आएगा ना, तो इंजाइम इसकी इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। फिर जब 2 ही बंदे एनर्जी लगाएंगे तो ये कार स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 2 बंदों की फिर एनर्जी इसको चाहिए होगी। पहले 5 की चाहिए थी जब इंजाइम मौजूद नहीं था। इंजाइम ने क्या किया, वो जो अब 5 की क्यों चाहिए थी? क्योंकि उस कार को स्टार्ट होने के लिए 5 बंदों धक्का लगाएंगे, 5 बंदों वाली एनर्जी मिलेगी उसको, तो वो स्टार्ट होगी, ठीक है। इंजाइम ने क्या किया है? इंजाइम ने उस 5 बंदों की एनर्जी को कम कर दिया है। अब कार को सिर्फ 2 बंदे ही धक्का लगाएं तो कार स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी थी, जो लोग धक्का लगा रहे थे, वो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे बताया गया है कि बट आर अनअल्टर्ड देमसेल्व इन द प्रोसेस। अच्छा, जो एंजाइम होते हैं ना, वो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप तो करते हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन खुद अनअल्टर्ड का मतलब अनचेंज्ड, तब्दील नहीं होते उस प्रोसेस के अंदर। खुद एंजाइम काम तो करते हैं लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होते, खुद एंजाइम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। अच्छा, एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर नहीं मेंशन, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि एमसीक्यूज आ जाते हैं ये। एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम। अमाइलेज आपके पास एक एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को? स्टार्च को। किसके अंदर? शुगर के अंदर। और किस शुगर के अंदर? माल्टोज शुगर के अंदर ब्रेक करता है अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को। पेप्सिन आपके पास एक एंजाइम है, ये हमारे स्टमक में मौजूद होता है। ये जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं और उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, तो ये उस प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टाइड्स के अंदर। पेप्टाइड्स क्या होती है मेरा बच्चा? क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है ना, तो एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब ये अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो एक लंबी चेन बनाते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। उस लंबी चेन को हम पेप्टाइड कहते होते हैं। बहुत सारी पेप्टाइड्स आपस में मिलती हैं तो आपके पास प्रोटीन बनती है। लाइपेज इसी तरीके से आपके पास एक एंजाइम है। ये क्या करता है मेरा बच्चा? ये फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को मिलाया जाता है तो फैट्स बनते हैं। तो फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में लाइपेज। इसी तरीके से एक और एंजाइम है माल्टेज। ये हाइड्रोलाइज करता है माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर। हाइड्रोलाइज का मतलब है माल्टोज को पानी, यानी कि जब माल्टोज को तोड़ा जाता है तो वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, कि किसी भी चीज़ को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से वाटर रिलीज हो, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते होते हैं। तो ये माल्टोज को हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज के अंदर। सक्रेज आपके पास एक एंजाइम है जो कि तोड़ता है सक्रोज को, टेबल शुगर, ये जो घरों में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये उस सक्रोज को तोड़ता है और उसको उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। लैक्टेज हमारे पास एक एंजाइम है, ये ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज मिल्क शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। प्रोटीजेज आपके पास एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को तोड़ता है पेप्टाइड्स के अंदर। डीएनए पॉलीमरेज आपके पास एक एंजाइम है जो कि जब हमारा डीएनए बन रहा होता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस से, तो डीएनए की सिंथेसिस में ये इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियोटाइड बेसिस को आपस में जुड़वाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लिएजेस बने हुए डीएनए या आरएनए को तोड़ने के लिए दोबारा न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अंदर न्यूक्लिएजेस एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। मेरा बच्चा जी, आपके पास एंजाइम की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल थी। आगे के एमसीक्यूज आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। बच्चे ये चीज़ याद रखनी है, जितने भी एंजाइम है वो सारी की सारी प्रोटीन है, यानी कि उनकी अगर केमिकल नेचर देखी जाए तो वो अमाइनो एसिड से ही मिलके बने हैं। लेकिन जितनी भी प्रोटीन है वो सारी की सारी एंजाइम नहीं है, ठीक है। प्रोटीन कोई और काम भी करते हैं, यानी कि वो सिर्फ एंजाइम बन के फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं करती, बल्कि वो आगे कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो अभी जो अपने इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन जैसे हार्मोन्स बनाती हैं, इसी तरीके से कैराटिन प्रोटीन है वो हमारे नेल और हेयर बनाती है। तो इस तरीके से प्रोटीन सारी की सारी एंजाइम नहीं है, लेकिन एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन हैं। अच्छा, एंजाइम के अबाउट आपकी बुक के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला पॉइंट मैंने इसको आपकी बुक में पैराग्राफ लिखा गया है इस फॉर्म में, जैसे ये बताया गया मेरा बच्चा, ये ये इस तरीके से आपकी बुक में पैराग्राफ में ये सारी बात बताई गई, लेकिन मैंने इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया आपकी आसानी के लिए। Enzymes are also known as biocatalyst because they catalyze a chemical reaction in living organism। मेरा बच्चा एंजाइम, अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। तो आपने कहना है कैटलिस्ट वर्ड इस्तेमाल होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, और बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम क्योंकि केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं, चलवाते हैं, ठीक है, कैटलाइज कराते हैं मेरा बच्चा, तो इसी वजह से एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। रेट ऑफ, अब ये एंजाइम है आपके पास एक, सॉरी ये आपके पास ये एक एमसीक्यूज है। रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन मे बी 10 raised power 3 to 10 raised power 8 टाइम ग्रेटर देन द रेट्स ऑफ corresponding uncatalyzed रिएक्शन। अब इस सेंटेंस के अंदर ये कहता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम की मौजूदगी में होगा, उसका जो रेट होगा, उसकी जो स्पीड होगी, वो 10 की पावर 3 से लेके 10 की पावर 8 गुना ज़्यादा होगी उस केमिकल रिएक्शन से जो एंजाइम की गैर मौजूदगी में हो रहा होगा। यानी कि दो आपके पास, आप कंपैरिजन कर लें, दो आपके पास केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, एंजाइम हिस्सा ले रहा है, उसको एंजाइम कैटलाइज करवा रहा है, और एक केमिकल रिएक्शन जिसको एंजाइम नहीं करवा रहा, उसमें एंजाइम मौजूद नहीं, एंजाइम का कोई रोल नहीं है। तो जो एंजाइम, ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, जो एंजाइम करवा रहा है, उसकी स्पीड दूसरे रिएक्शन की निस्बत 10 की पावर 3 से 10 की पावर 8 गुना ज्यादा होगी। ठीक है मेरा बच्चा, आगे कहता है, ये आपके पास एमसीक्यूज है, इसको देख लीजिएगा। All the cell do not have same set of enzyme, the chemical reactions going on। अच्छा, वो कहता है कि जितने भी आपके पास सेल्स हैं ना, उनके पास एक जैसे एंजाइम का सेट नहीं होता। हर सेल के पास जो है ना, उसके फंक्शन के हिसाब से एंजाइम्स मौजूद होते हैं। मिसाल वो देते हैं जैसे कि केमिकल रिएक्शंस गोइंग इन रेड ब्लड सेल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज going on within a nerve cell because red blood cells and nerve cells contain different sets of enzyme। अब यही बात कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ने वो प्रोडक्ट्स बनानी है जिनसे वो अपने तरह के काम लेगा, ठीक है, और नर्व सेल्स ने वो प्रोडक्ट्स बनवानी है जिनसे वो अपने तरह के काम लेगा, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी उन प्रोडक्ट्स को बनवाने के लिए एंजाइम अलग होंगे, और नर्व इम्पल्स के अंदर, नर्व सेल्स के अंदर, क्योंकि नर्व सेल का काम होता है मैसेज को, ब्रेन के मैसेज को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचाना। तो नर्व सेल्स के अंदर भी जो एंजाइम मौजूद होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे नर्व सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। All the enzymes are synthesized inside the cell by ribosomes। अच्छा, बच्चे कहता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं ना, वो सेल के अंदर ही बनते हैं, और सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली उन एंजाइम्स को बनाती है? राइबोसोम्स बनाते हैं। आफ्टर देयर सिंथेसिस, जब एंजाइम्स बन जाते हैं, either they stay and work inside the cell or they are secreted out to work at other sites। जब वो एंजाइम बन जाते हैं तो उनमें से कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो सेल के अंदर रहते हैं और सेल के अंदर ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आगे एग्जांपल में मैं बताऊंगा, जैसे आपके पास कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होती है कि ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं एटीपी बनवाने के लिए आगे, ठीक है। तो वो ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एंजाइम बनते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ने होना ही सेल के अंदर है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सेल जो बनते तो सेल के अंदर है, लेकिन उनको फिर बाहर भेज दिया जाता है। जैसे अभी हमने जिक्र किया था पेप्सिन का। पेप्सिन जो है ना, स्टमक की वॉल के अंदर, ठीक है, सेल्स मौजूद होते हैं जो पेप्सिन को बनाते हैं। अब उस पेप्सिन को बना के सेल से बाहर स्टमक के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो खुराक आनी है वो स्टमक के अंदर आनी है, ठीक है, लेकिन सेल के अंदर तो नहीं जानी ना खुराक,
खुराक स्टमक के अंदर आएगी, ठीक है, पेप्सिन को सिक्रीट कर दिया जाएगा स्टमक के अंदर, और उस स्टमक की जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर निकल के उस खुराक को तोड़ेगा, उसमें मौजूद प्रोटीन को तोड़ेगा और उससे पेप्टाइड्स बनाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है मेरा बच्चा, अब ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले समझा दिया। इनसाइड द सेल मेनी एंजाइम्स आर डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल मैंने एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम्स होते हैं उनके मैंने नाम लिख दिए हैं, एमसीक्यूज आ सकता है। हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, आइसोमेरेज प्रेजेंट, ये साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ही सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो उसी वजह से ये साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है मेरा बच्चा। Many are tightly bound to the membranes of certain organelles, for example, the enzymes of Calvin cycle, Rubisco glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase present in the stroma, and the enzymes of Krebs cycle, citrate synthase, alpha ketoglutarate, dehydrogenase fumarase present in mitochondrial matrix। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है ना उसमें उसने यही बताया है कि जो ऐसे एंजाइम, जो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्होंने सेल के अंदर काम करना होता है तो वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिसॉल्व रहते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दिया है कि ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर ही ये प्रोसेस होता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसके लिए जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद रहते हैं। और आगे पांचवें पॉइंट में वो कहता है कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सेल की ऑर्गेनेलीज जो है ना, और ऑर्गेनेलीज की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो उनको बाउंड करके रखती हैं अपने अंदर ही। जैसे उसने एग्जांपल दी है कि आपके पास कैल्वन साइकिल, ठीक है, ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर जाके होता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा आपने चौथे चैप्टर के अंदर क्लोरोप्लास्ट वाली ऑर्गेनेली पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। अब तो इन एंजाइम को स्ट्रोमा के अंदर ही बाउंड रखा जाता है। इसी तरीके से क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, तो इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं जैसे बताया गया सिट्रेस सिंथेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट, डीहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, इन सब को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही बाउंड रखा जाता है। छठा पॉइंट है सम एंजाइम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स, फॉर एग्जांपल द एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चे कहता है कि कुछ एंजाइम जो है ना वो राइबोसोम्स का हिस्सा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था राइबोसोम को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटीन और डीएनए से, ठीक है। तो आपके पास जो है ना बच्चे, हमने सॉरी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना मेरे बच्चा, वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनते होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन होती है ना 60% आरएनए राइबोसोमल आरएनए में हमने कहा था कि उसके अंदर मौजूद होता है, और 40% प्रोटीन मौजूद होती है। तो जो प्रोटीन मौजूद होती है ना, क्योंकि हमने कहा था कि एंजाइम भी प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन का कुछ ऐसा एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज होता है, जो कि उस राइबोसोम्स के पास मौजूद होता है और वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन को बनवाता है। अच्छा, आगे ना मेरे बच्चा एंजाइम वाला ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है आपके पास ये चीज़ आपकी बुक के अंदर ना लिखी हुई है, ये येलो बॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि व्हाई एंजाइम्स आर नीडेड फॉर लाइफ, ठीक है। एंजाइम जो है ना वो जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है, व्हाई एंजाइम्स आर नीडेड फॉर लाइफ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक आ जाता है बच्चे, इसको हम आंसर करेंगे। अ रिएक्शन दैट इज कैटलाइज्ड बाय अ एंजाइम एंड इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स would take 1 year to get completed without being catalyzed by enzyme। बच्चे ये कहता है कि एंजाइम इसलिए हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम की मौजूदगी में होगा ना वो 30 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन अगर वही केमिकल रिएक्शन है और एंजाइम मौजूद नहीं है तो उसको होने के लिए 1 साल लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं एटीपी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं खुराक खाता हूँ 30 मिनट के एंजाइम की मौजूदगी में, 30 मिनट के अंदर अंदर उस खुराक को तोड़ फोड़ के मुझे एटीपी मिल जाती है और मैं उस अब एटीपी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं मेरे अंदर एटीपी खत्म हो गई है, ठीक है, मेरे एनर्जी खत्म हो गई है, तो भाई मैं आपसे कैसे बात करूंगा अगर एंजाइम में अंदर मौजूद ना हो। तो तुम्हें तो खुराक खाता और फिर 1 साल इंतजार करता कि उस खुराक को तोड़ा जाएगा और फिर उससे एटीपी बनाई जाएगी, 1 साल बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा, तो फिर लाइफ पॉसिबल ही ना होती। तो एंजाइम जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। A reaction that is catalyzed by an enzyme and is completed in 30 minutes would take 1 year to get completed without being catalyzed by enzyme. Thus, we can say that without enzyme, there would have been no life. एंजाइम के बगैर कोई लाइफ मुमकिन नहीं है मेरा बच्चा। एंजाइम वाला खत्म हो गया, अब हम एक्टिव साइट को डिस्कस करते हैं। उसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए।
एक्टिव साइट को डिस्कस करते हैं मेरा बच्चा। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव साइट्स या डिफाइन एक्टिव साइट। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। एक्टिव साइट क्या होता है भाई? एक्टिव साइट्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एक्टिव साइट जो है ना मेरे बच्चे आपके पास 3D स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स की याद रखें दो, क्योंकि हमने अभी कहा कि एंजाइम जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स की मेरे बच्चे 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये इधर आ जाए, ये एक होती है फाइबरस प्रोटीन। अब उसके अंदर जो पेप्टाइड्स अरेंज होती है ना वो इस तरीके से फाइबर की फॉर्म में, ऐसे लंबे धागों की फॉर्म में मौजूद होती हैं, ठीक है, यानी कि आपस में अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं और जुड़ के जो पेप्टाइड्स बनाते हैं वो इस तरीके से लंबे फाइबर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है, तो इसको हम फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। एक होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। उसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड्स जो पेप्टाइड बनाते हैं ना, वो पेप्टाइड्स आपस में इस तरीके से क्वाइल्ड होती हैं, ऐसे क्वाइल्ड होके ग्लोब की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे आपने अक्सर ऑफिस के अंदर वर्ल्ड ग्लोब देखा होगा, दुनिया का नक्शा पड़ा होता है गोल। तो इसी तरीके से पेप्टाइड जो है ना आपस में इस तरीके से फोल्ड होती हैं और ग्लोब की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी वजह से हम एंजाइम को ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहते हैं मेरा बच्चा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ पोलीपेप्टाइड चेन्स दैट आर क्वाइल्ड अपॉन देमसेल्फ। बच्चे कहता है कि जो आपके पास एंजाइम होते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोटीन बनती है ना, ये मिसाल के तौर पर एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और पेप्टाइड बनाते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारी पेप्टाइड इस तरीके से मौजूद होंगी तो इसको हम कहेंगे पोलीपेप्टाइड। और ये पोलीपेप्टाइड क्या करती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फोल्ड होती हैं, तो ये ग्लोब की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, there is a small cleft or depression on the surface of globular enzyme molecule. It consists of only a few amino acids. This site is known as active site. VIP short question. यहाँ पे अभी मैंने क्वेश्चन मेंशन भी कर दिया है, डिफाइन एक्टिव साइट। जी, तो कहता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये, कि जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये आपके पास ये ग्लोब की तरह का ये एंजाइम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका जो ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, इसकी सरफेस के ऊपर एक आपको डिप्रेशन नजर आएगा, गढ़ा नजर आएगा। इस गढ़े को आप एक्टिव साइट कहेंगे। ये अब आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये सारी ये एक्टिव साइट है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है। और ये बनती है मेरे बच्चा कुछ अमाइनो एसिड से। आपकी बुक के अंदर अमाइनो एसिड्स के नंबर नहीं बताए गए, लेकिन इसके अंदर जो है ना 10 से 15 अमाइनो एसिड हो सकते हैं, यानी कि ये एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एंजाइम के अंदर 10 मिनिमम 10 अमाइनो एसिड से ये एक्टिव साइट मिलकर बनती है, मैक्सिमम 15 अमाइनो एसिड से। कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जिनकी एक्टिव साइट में 10 अमाइनो एसिड्स होंगे, कुछ होंगे जिसमें 11, 12, 13। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर नंबर, सॉरी, एक्टिव साइट के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है ना वो वेरी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज द लोकेशन एट विच कैटालाइसिस अकर। बच्चे अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं कि एक एंजाइम है ना आपके पास, ये आपके पास एंजाइम है, मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है, ठीक है, ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है। अच्छा, होता क्या है, सबस्ट्रेट आता है। सबस्ट्रेट क्या, मैंने अभी आपको ये इधर भी बताया था कि दो ये चीज़ें आएंगी एंजाइम के पास, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ये चीज़ें जुड़ेंगी और ये एक्टिव साइट इनको प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये जो साइट होती है, ये ही कैटालिटिक साइट होती है। सबस्ट्रेट आता है, इधर ही जुड़ता है और यहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है और आगे प्रोडक्ट बनती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताता है चौथे पॉइंट्स में कि इट इज़ द लोकेशन एट विच कैटालाइसिस अकर। पांचवें पॉइंट में कहता है द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक, सो ओनली अ सर्टेन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन फिट इनटू इट। अच्छा, इस पॉइंट्स को भी बच्चे समझ लेते हैं। कहता है कि जो आपके पास एंजाइम होता है ना, उसकी जो एक्टिव साइट की शेप होती है ना वो स्पेसिफिक होती है, मखसूस होती है। हर सबस्ट्रेट उसके साथ आगे नहीं जुड़ सकता। इसके कहने का मतलब ये है कि हर एंजाइम हर केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर पेप्सिन एंजाइम है ना, तो वो सिर्फ प्रोटीन की ही ब्रेक डाउन करेगा, वो फैट्स की, वो माल्टोज की, वो शुगर की ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिक होता है और वहां पे सिर्फ प्रोटीन ही जुड़ सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब देखें, बहुत सारे सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं, एक ये सबस्ट्रेट अवेलेबल है। अब ये आप कह लें कि ये जो एंजाइम था ना, ये पेप्सिन वाला था। क्या था? पेप्सिन वाला। ये आपके पास कह लें कि
कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, ये आप कह लें लिपिड्स पढ़े हैं, ये आप कह लें कि जो है ना ये प्रोटीन पड़ी है, और ये आपके पास कोई और XYZ कोई चीज़ पड़ी है, तो ये आएगा इधर, ठीक है। ये सबस्ट्रेट आएगा, नहीं जुड़ सकेगा क्योंकि इसकी शेप और है, इसकी शेप और है, ये यहाँ पे नहीं जुड़ सकता। ये लाइपेज आए, लिपिड्स आएंगे, नहीं जुड़ सकते। ये Z आएगा, सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता। लेकिन जो प्रोटीन आएगी ना, ये यहाँ पे जुड़ सकती है क्योंकि इसकी शेप जो है ना ये ऐसी है कि ये जो सबस्ट्रेट मालिक्यूल है प्रोटीन, ये इसके अंदर फिट हो सकता है। तो ये चीज़ अब ये क्योंकि इसके लिए, इस प्रोटीन के लिए सबस्ट्रेट की शेप जो है ना वो मखसूस है, तो ये मखसूस केमिकल रिएक्शन ही हर एंजाइम करवाएगा। हर एंजाइम, हर केमिकल रिएक्शन के लिए, हर केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है वो मखसूस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एंजाइम हो और वो सारे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करे, ऐसा नहीं होता। हर एंजाइम के लिए, हर केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम मखसूस होगा मेरा बच्चा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अगला पॉइंट्स। इट इज, ये एमसीक्यूज भी है मेरे बच्चा आपके पास। इट बियर्स अ स्पेसिफिक चार्ज, जो आपके पास एक्टिव साइट होती है ना उसके ऊपर एक मखसूस चार्ज होता है, और वो चार्ज अमाइनो एसिड्स की वजह से होता है। अच्छा मेरा बच्चा, एक्टिव साइट, यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन एक्टिव साइट्स, डिस्कस इट्स sites. Active sites has two distinct regions, that is binding site and catalytic site. जो एक्टिव साइट होती है ना मेरे बच्चा, इस एक्टिव साइट के अंदर भी दो साइट्स आगे मजीद होती हैं। एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं, एक आपके पास कैटालिटिक साइट होती है। बाइंडिंग साइट क्या होती है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइंडिंग एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट क्या होती है, substrate molecule fits into the binding site by weak chemical forces such as hydrogen bonds. It activates the कैटालिटिक साइट। अच्छा मेरे बच्चा देख लें, इसको मैं दोबारा इधर बता देता हूँ कैमरे में। आपके पास जो एक्टिव साइट होगी ना उसमें दो साइट्स होंगी। सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट आएगा ना, तो जो बाइंडिंग साइट होगी एक्टिव साइट की, कौन सी, बाइंडिंग साइट, वो इस सबस्ट्रेट को पहचानेगी और जोड़ देगी एक्टिव साइट के साथ। उसके बाद जब सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा एक्टिव साइट के साथ, तो ये वो जो बाइंडिंग साइट होगी ना वो फिर कैटालिटिक साइट, अगली साइट को एक्टिवेट कर देगी। फिर कैटालिटिक साइट का काम शुरू होगा। कैटालिटिक साइट क्या कराएगी, देखें लिखा पड़ा है, कैटालिटिक साइट कैटालाइजेस द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। कैटालिटिक साइट क्या करेगी भाई, कैटालिटिक साइट कैटालाइसिस करवाएगी, केमिकल रिएक्शन को करवाएगी, ठीक है। कैसे भाई, ये सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ एक डायग्राम से। ये आपके पास ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ठीक है, आप कह लें ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। सबसे पहले सबस्ट्रेट आएगा, बाइंडिंग साइट उसको, ये बी साइड में लिख रहा हूँ, बाइंडिंग साइट उसको रिकॉग्नाइज करके जुड़वा देगी, किसके साथ, एंजाइम के साथ। और आगे वो क्या करेगी, यही बाइंडिंग साइट कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट भी कर देगी, ठीक है, सी साइड में लिख रहा हूँ कैटालिटिक। फिर कैटालिटिक साइट का काम स्टार्ट होगा। कैटालिटिक साइट क्या करेगी, इस ये जो सबस्ट्रेट इधर जुड़ा है इसके साथ, ठीक है, जो बाइंडिंग साइट ने जुड़वाया, कैटालिटिक साइट क्या करेगी, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा देगी, तो आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा मेरे बच्चा। ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने डिस्कस किया मेरा बच्चा एंजाइम के अबाउट। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मेटाबॉलिज्म के अबाउट, मेटाबॉलिज्म की टाइप्स पढ़ी, फिर हमने एंजाइम के अबाउट पढ़ा, उसकी एग्जांपल पढ़ी, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन पढ़ी, बायो कैटलिस्ट के अबाउट पढ़ा, फिर हमने एक्टिव साइट के अबाउट पढ़ा, एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया हमने कि एंजाइम हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी हैं, हमने एक्टिव साइट के करैक्टर्स डिस्कस किए। अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव साइट्स आ जाएँ तो ये आपने ना 6 पॉइंट्स लिखने हैं। 7वां पॉइंट जो है ना वो आगे एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एक्टिव साइट्स की जो है ना बाइंडिंग साइट्स और कैटालिटिक साइट में डिफरेंशिएट करें। होप सो मेरे बच्चा आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो लेक्चर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा और यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन जो है ना वो रख सकते हैं मेरे बच्चा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।